एपिसोड की शुरुआत में हमें इटरनल्स नंबर की दुनिया को दिखाया जाता है। एक प्रकार से बोले तो ये शैडोज की दुनिया है। आगे हमें जहाँ पे टस्क रहता है उधर दिखाते हैं। एक ड्रैगन टस्क को गुड मॉर्निंग कहता है और साथ ही साइड का एक हाई और भी टस्क को गुड मॉर्निंग कहता है। टस्क इनसे कहता है गुड मॉर्निंग। मैं कहना पसंद तो करूंगा पर शैडोज की दुनिया में दिन और रात नहीं होते। तभी हम देखते कि टस्क के पीछे से बेरू आ जाता है और अपने साथ वो कुछ तो लेके आया होता है। बेरू को देख के टस्क बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बेरू से कहता है मार्शल बेरू तो ये तैयार हो गया। हम देखते कि बेरू जिनों की तरह दिखने वाला एक रोब बना के लाया होता है। आगे हमें पता चलता है कि ये रोब टस्क ने ही बेरू को बनाने के लिए कहा था और बेरू ने खुशी से इसे बना लिया होता है। रोब को पहनने के बाद टस्क काफी सही दिख रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश भी होता है। वो बेरू से कहता है मार्शल सारे मेल शैडो के लिए ये रोब यूनिफॉर्म के रूप में बनाना चाहिए। ये सुन के बेरू कहता है क्या सच में? आगे बेरू टस्क के और बफ और राइस को देखते हुए उससे कहता है तुम्हें नहीं लगता कि इसे किसी केन के साथ अटैच करना चाहिए ताकि इसे कैरी करना आसान हो? ये सुन के टस्क कहता है हाँ ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। टस्क अपनी पीछे डॉर्फ से कहता है बियर्डेड डॉर्फ मैंने सुना है कि तुम इस दुनिया में सबसे अच्छे क्राफ्टमैन हो, तो क्या केन बनाने का काम मैं तुम पे सौंप दूं? डॉर्फ कहता है बिल्कुल प्लीज मुझ पे छोड़ दीजिए। आगे पता नहीं पर कोई शैडो हमें बताता है ये इटरनल स्लम्बर की दुनिया है। ये बहुत ज्यादा विशाल लगभग लिमिटलेस है। यहाँ करीब 10,000 सोल्जर्स का घर है जो एक दूसरे की हेल्प करते हुए यहाँ पे रहते हैं। आगे हमें इस दुनिया के छोटे से मैप को दिखाया जाता है जो कि ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में इसे एक्सप्लेन नहीं करने वाला। आगे शैडो कहता है जैसे जैसे हमारे किंग पावरफुल बनते हैं हम उनसे ज्यादा मिलते जुलते हैं और हम पहले सिर्फ डिस्ट्रक्शन के लिए जीते थे, अभी हम धीरे धीरे ह्यूमंस की तरफ बन रहे हैं। ह्यूमंस की इमोशंस को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम उन्हें फील कर रहे हैं। हमारे लिए ये सब कुछ नया है, पहले हमारे दिल खाली रहते थे। आगे हम टाइटन के शैडोज को देखते हैं जिन्हें बेलियन ट्रेनिंग दे रहा होता है। उसके बाद इग्रिस शैडो को पढ़ा रहा होता है। कुछ शैडो चैटिंग कर रहे थे और कुछ फाइटिंग कर रहे थे। सारे के सारे शैडो सोल्जर के पास एक यूनिक पर्सनालिटी आ रही होती है और इसलिए अभी इस दुनिया में अलग तरीके का जीवन जी रहे हैं। आगे शैडो बताता है एक नई दुनिया, एक ऐसी दुनिया जिसे हम कभी शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। उसे दिखाने के लिए मैं अपने किंग का आभारी हूँ। आगे हम देखते कि बियर्ड ड्रॉफ ने और बफ और राइस के लिए एक काफी अच्छा केन बना लिया होता है। उसे देख के टस्क बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। टस्क को केन काफी ज्यादा पसंद आ जाता है। आगे हम देखते कि यहाँ पे काफी बड़ी शैडोज आ जाते हैं, ये भी मेज शैडोज होते हैं। टस्क इनसे पूछता है तुम मेजस यहाँ पे क्यों आए हो? मिडिल वाला शैडो मेज कहता है लॉर्ड बेलियन ने हमें यहाँ पे भेजा है। टस्क अपने मन में कहता है तो न्यू सोल्जर्स में भी मेज शैडोज हैं। टस्क कहता है तो चलो अब मैं तुम सभी को ड्रैगन किंग के बैटल में और डायमेंशनल के ड्रिफ्ट में मैंने कितना योगदान दिया था उसके बारे में बताऊंगा, तो सभी ध्यान से सुनो। तभी हम देखते कि वहाँ पे पीछे से इग्रिस आ जाता है और वो टस्क से कहता है टस्क तुम यहाँ पे ये आवारागर्दी क्या कर रहे हो? टस्क कहता है क्या वो स्ट्रेचिंग रूम में जो हमारे किंग से मेल खाता है उसके साथ मेरे ग्लोरियस अचीवमेंट के बारे में बता रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मैं आवारागर्दी कर रहा हूँ? तभी टस्क पीछे देखता है और उसे पता चलता है कि भाई ये तो इग्रिस है और वो तुरंत कहता है आई लव यू मार्शल। ये सुन के इग्रिस थोड़ा सा चुप सा हो जाता है। आगे वो टस्क से कहता है मैं तुम्हारे ईमानदारी के लिए हमेशा शुक्रगुजार हूँ। टस्क इग्रिस से कहता है वैसे आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ? इग्रिस कहता है बस समय होने ही वाला है। सारे सोल्जर जो जनरल और हाई रैंक के हैं उनको एक साथ आके हमारे किंग को चीयर नहीं करना चाहिए। तभी हम वो सीन देखते हैं जहाँ पे जुनो चैन से मिला था। शैडो सोल्जर ये इंटरनल की दुनिया से देख सकते हैं क्योंकि वो जुनो के माइंड से कनेक्टेड रहते हैं। आगे हम देखते कि वहाँ पे जितने भी शैडोज थे वो चीयर अप करने लगते हैं। हम इग्रिस को देखते हैं, वो कुछ सोचने लगता है। यहाँ से हमें इग्रिस के पास्ट को दिखाया जाता है। इग्रिस कहता है मेरे अभी के किंग से मैं पहली बार उस जगह पे मिला था जो मेरे पहले के किंग ने बनाया था। उस जगह आने वाले ह्यूमन को मुझे टेस्ट करना था, यही मेरा काम था जो मेरे पहले किंग ने मुझे कहा था। मेरे पहले किंग जानना
जानना चाहते थे कि जो ह्यूमन उनका वेसल होने वाला है वो उसके लिए लायक है या नहीं। तभी मैं समझ गया था कि मेरे किंग का ये मेरे लिए आखिरी ऑर्डर है। मैं कह सकता था कि मुझे उन्हें अलविदा कहना होगा। जब मेरे किंग ने रूलर्स को माफ कर दिया था, उनको वॉर छेड़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा, तो जब उन्होंने एक साधारण सी ह्यूमन में इंटरेस्ट दिखाया, मुझे यकीन था कि इसके पीछे उनका कुछ अच्छा कारण होगा। मेरा किंग का कमांड एब्सोल्यूट था। उनके फैसले पे मैंने कोई भी सवाल नहीं किया, मैं बस उनके ऑर्डर को फॉलो किया। मेरी काफी सारी पावर सील हो गई। जिस जगह पे उस ह्यूमन को टेस्ट करना था वहाँ पे मैं अकेला खड़ा रहा। यहाँ इग्रिस अपने मन में कहता है, क्या इस दुनिया के लोग इस स्पेस को टेंशन कहते हैं। इग्रिस अपनी बॉडी को देख रहा होता है। वो अपने मन में कहता है, मेरे किंग से मिलने से पहले मैं ऐसा ही दिखता था। मैं जानता हूँ कि इटरनल स्लम्बर की दुनिया में लिमिटलेस पावर है, लेकिन फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसी सिचुएशन परफेक्टली रिक्रिएट की गई है। यहाँ तक मैं उस समय के सनसनाहट को भी फील कर पा रहा हूँ। मैं इम्प्रेस हो गया कि आर्किटेक्ट ने मेरे किंग की पावर का यूज करके एक्यूरेट स्टेज बनाया। अब उस ह्यूमन की बॉडी धीरे धीरे वेसल में शेप ले रही होगी, जिससे वो मेरे किंग की पावर को संभाल पाए। क्या वो पहले से ही यहाँ पे आ चुका है? दरवाजे के पीछे मैं उसकी प्रेजेंस को सेंस कर पा रहा हूँ। ह्यूमन आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आगे हम देखते कि इग्रिस थोड़ा सा नर्वस सा हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, शायद मैं कुछ ज्यादा ही घमंडी हो रहा हूँ। क्या मैं डिसरिस्पेक्टफुल नहीं लगूंगा? वो ह्यूमन जिसे मैं टेस्ट कर रहा हूँ, उसके पास मेरे किंग की कॉन्शियसनेस है। मेरे किंग से पहले यहाँ बैठना अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं क्या करूँ? मैं कहाँ पे खड़ा हो जाऊँ? हम देखते कि इग्रिस एक खंबे के पीछे छुप जाता है। वो जिनों को हल्का सा देखता है और वो मन में कहता है, क्या ये वो है जिसको मेरे किंग ने चुना है? आगे हमें प्रेजेंट वाला इग्रिस बताता है, भले ही मेरे किंग से मिला मेरा आखिरी ऑर्डर सफल हो या ना हो, लेकिन इस लड़ाई को हल्के में लड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं था। फिर आगे इधर वाला इग्रिस अपने मन में कहता है, ठीक है, अब मैं तुम्हें टेस्ट करूंगा कि तुम इसके लिए लायक हो या नहीं। फिर आगे फिर से हमें प्रेजेंट वाला इग्रिस बताता है, जैसे ही हमारी बैटल शुरू हुई, रिजल्ट निराशाजनक थे। ह्यूमन के पास इतना टैलेंट या स्किल नहीं था कि वो मेरे वीक वर्जन तक को टक्कर दे पाए। वो बस जैसे तैसे मेरे स्वॉर्ड को डॉज करने में बिजी रहा। तभी हम देखते कि जुनो इग्रिस को अपने हाथ से मारने का सोचता है। ये देख के यहाँ का इग्रिस अपने मन में कहता है, क्या वो बस मुझे अपने हाथों से हराने का प्लान कर रहा है? मैं स्वीकार करता हूँ कि एक ह्यूमन होने के नाते वो काफी ज्यादा होशियार है। उसके आंखों में मुझे उसके पक्के इरादे अच्छे लगे, लेकिन उसको पूरा करने के लिए क्या उसके पास स्किल है? भले ही तुम्हारे पास मेरे किंग का वेसल बनने के लिए लायक बॉडी नहीं है, पर मुझे लगता है कि बस तुम्हारे इरादे ही बहुत पक्के हैं। ये बहुत ही निराशाजनक है। कोई इतना कमजोर मेरे किंग का वेसल बनने के लायक कैसे हो सकता है? हार मान लो, तुम कमजोर ह्यूमन, तुम उस थ्रोन के लायक नहीं हो। अब मुझे तुम्हें सम्मान पूर्वक डेथ देनी चाहिए। प्रेजेंट वाला इग्रिस हमसे कहता है, तब मुझे पहली और आखिरी बार लगा कि मेरे किंग फेल हो गए। अगर ये ह्यूमन उनकी पावर को नहीं ले सकता, तो इसका मतलब ये था कि किंग थोड़े और समय के लिए मुनार कर रहे थे। आगे हम देखते कि इग्रिस जिनों पे अटैक कर देता है, पर जिनो उसे अपने हाथ से पकड़ लेता है। इग्रिस हमें बताता है, लेकिन तब चीजें बदलने लगी। मैं इससे हैरान नहीं था कि उसने मेरे स्वॉर्ड को ब्लॉक कर दिया था। मैं इससे हैरान था कि वो जिस सिचुएशन में था उधर भी उसने आखिर तक हार न मानने का ठान लिया था। आगे हम वही देखते कि जुनो इग्रिस को स्टैप करता है। इग्रिस अपने मन में कहता है, या सच में मैं ऐसे हारने वाला हूँ? एक ह्यूमन जो मुझसे वीक है। इग्रिस जिनो की आंखों में देखता है और वो कहता है, शायद उसकी आंखें मेरे किंग से थोड़ी सी मेल खाती हैं। प्रेजेंट वाला किंग हमसे कहता है, मुझे उसके पावर को मेरे खिलाफ टेस्ट करना था और देखना था कि वो लायक है या नहीं। इसीलिए यकीनन मैं उसके स्किल से थोड़ा ज्यादा लेवल का था, लेकिन फिर भी मैं हार गया। क्या ये इसलिए हुआ कि मैंने अपने आप को सतर्क नहीं रखा, या फिर ये इस ह्यूमन के पक्के इरादे का चमत्कार था? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे किंग की चॉइस से मैं खुशी महसूस करूं या नहीं। ह्यूमन से हारने के बाद मैं उसका सर्वेंट बन गया और वो मुझसे काफी अच्छा रहता था। वास्तव में कई बार ऐसा समय आया कि उसके काइंडनेस के लिए मैं उसका आभारी था।
वो मेरे मास्टर थे, मेरे फ्रेंड थे। हम दोनों ने कई सारे बैटल साथ में लड़े। मेरी ईमानदारी उनके लिए और गहरी होती गई। मैं अपने पुराने मास्टर को कम मिस करने लगा। हालांकि मैं इसके बारे में अवेयर था। धीरे धीरे मैंने मेरे नए मास्टर को स्वीकार कर लिया। बाद में ओरिजिनल शैडो आर्मी जो डायमेंशनल के दरार से आने का वेट कर रही थी, वो भी हमसे ज्वाइन हो गई। मेरे किंग की पावर और भी ज्यादा बढ़ गई। सोल्जर्स के बीच में मेरा पुराना ब्रदर इन आर्म्स बेलियन भी था, और हमारे रियूनियन का मजा ज्यादा देर तक नहीं रहा। आखिर बेलियन भी अपने वफादार लेकिन क्रूर रूममेट से प्रभावित हो गया। हम देखते कि कैसे बेलियन ने फ्लैग के बारे में बेरू से कहा था। अगर प्रेजेंट वाला इग्रिस हमें बताता है जल्द ही हम मोनार्क से फाइट करने वाले थे। हमारे मास्टर जंग में बेहतर हो चुके थे और साथ ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। यहाँ तक कफाफरी इनकार्नेशन का यूज करने के बाद समय को वापस किया गया। फिर भी हमारा बैटल चलता रहा। हम 30 साल तक फाइट किए और हमारे दुश्मनों को खत्म किया। बस डिस्ट्रक्शन की आर्मी रह गई थी। आगे हम देखते कि डिस्ट्रक्शन की आर्मी के एक ड्रैगन से फाइट करते समय ड्रैगन इग्रिस से कहता है, इग्रिस तुम शैडो आर्मी के 2 विंग्स में से एक हुआ करते थे। क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है कि तुम एक ऐसे मोनार्क के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हो जो बस एक साधारण ह्यूमन हुआ करता था। इग्रिस उस ड्रैगन को खत्म कर देता है। प्रेजेंट वाला इग्रिस हमें बताता है, मैं भूल चुका था। मैं अपने नए किंग के लिए इतना ज्यादा सम्मान पूर्वक था कि मैं अपने पुराने किंग के बारे में पूरी तरीके से सोचा तक नहीं। मुझे पता नहीं कि यह कब हो गया, पर कुछ ऐसे पॉइंट पे मेरे पुराने किंग पूरी तरीके से मेरे विचारों से गायब हो गए थे। आगे हमें वहाँ का सीन दिखाया जाता है जब जिंजुल बेरू की फोटो देख के जा रहा होता है, और यहाँ इग्रिस ने पूछा था, मेरे किंग आपने उन्हें सच क्यों नहीं बताया जिन्होंने इग्रिस से कहा था। वो कहते हैं ना, भूल जाना एक गॉड से मिला हुआ ब्लेसिंग है, भले ही फिर वो गॉड के टूल से क्यों ना हुआ हो। ये सुनने के बाद इग्रिस अपने मन में कहता है, भूल जाने का ब्लेसिंग। हाँ, आगे प्रेजेंट वाला इग्रिस हमें बताता है, हाँ ये सच है। मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार ऐसा नहीं है कि मैं अपने पुराने किंग को भूल चुका हूँ। ग्रेड और आयरन सब कुछ भूल गए हैं और वो नॉर्मल ह्यूमन की तरह जी रहे हैं, पर मैं अभी भी मेरे किंग के साइड में हूँ। बस ऐसा है कि मेरे पुराने किंग की फीलिंग मेरे नए किंग में ट्रांसफर हो गई है। मैं एक नाइट हूँ और मैं अपने किंग की स्वॉर्ड हूँ। मैं शैडो आर्मी को लीड करने वाले 2 विंग में से एक हूँ। मेरे किंग का बैटल ग्राउंड मेरा बैटल ग्राउंड है। आगे हमें जिनो के पापा के बारे में बताया जाता है। शुरुआत में हमें वही सब दिखाया जाता है कि वो कैसे गेट में फंसे थे और जिनो और उनकी मुलाकात कैसे हो गई थी। बाद हमें वहाँ का सीन दिखाया जाता है जब जिनो समय में पीछे आया होता है और वो पहली बार अपने पापा को देखता है। इसके बाद हमें संग जिनो के पापा को एक कैफे में दिखाया जाता है। हम देखते कि उनके साथ यहाँ पे रूलर्स का मैसेंजर भी होता है। हमें पता चलता है कि जिनो के पापा के पास सारी यादें हैं। जिनो के पापा मैसेंजर से कहते हैं, तो मेरे बेटे ने क्या फैसला किया है। मैसेंजर बताता है, शैडो मोनार्क ने अर्थ पे रहने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ का एक एक पल उनके लिए बहुत ही ज्यादा मूल्यवान है। या आप शैडो मोनार्क से सच में सब कुछ छुपाए रखेंगे, मेरा मतलब आपके बेटे से। संगिलवान कहते हैं, आखिरकार वो नहीं चाहता है कि कोई भी जाने कि क्या हुआ था। ये सुन के मैसेंजर मुस्कुराते हुए कहता है, जैसे पापा वैसे बेटा। जैसे ही मैं यहाँ से जाऊंगा रूलर्स बीच में नहीं आएंगे। इसका मतलब ये मेरा लास्ट टाइम इस दुनिया में विजिट है। ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं देखने के लिए एक्साइटेड था कि आगे क्या होगा। जैसे हम शैडो मोनार्क के लौटने का इंतजार कर रहे थे। रूलर शैडो मोनार्क और साथ ही आपके मिस्टर संगिलवान काफी ज्यादा आभारी है। क्या कुछ ऐसा है जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ। संगिलवान कहते हैं, क्या तुम मेरे यादों को मिटा सकते हो, वो समय जो गायब हो गया था। मैसेंजर कहता है, हाँ बिल्कुल ये पॉसिबल है, पर हमसे आप ऐसा क्यों करवाना चाहते हैं। संगिलवान कहते हैं, मेरे बेटे के सामने मैं कुछ भी नहीं जानता ऐसा दिखाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसी चीजों के लिए वो बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहता है। साथ ही मैं एक नॉर्मल फादर की जिंदगी जीना चाहता हूँ जो अपने बेटे की चिंता करता हो। मेरे लिए जिनो मेरा प्यारा बेटा है, ना कि कोई शैडो मोनार्क। आगे हम देखते कि मैसेंजर एक स्पेल कास्ट करता है और कहता है, ठीक है, जैसे ही आप इस कैफे से बाहर जाएंगे आपकी उस समय की सारी मेमोरीज मिटा दी जाएगी। इतना कहने के बाद हम देखते कि मैसेंजर वहाँ से जाने लगता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।